मुगल साम्राज्य की 9 ऐसी महिलाएं जो बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली थी। दोस्तों, मुगल साम्राज्य जो अपनी वास्तुकला के चमत्कारों और सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रसिद्ध था, ने शक्तिशाली महिलाओं के लिए भी एक मंच का काम किया, जिन्होंने इतिहास के बहुत सारे ऐसे पन्ने बनाए जो आज हम पढ़ते हैं। वे महिलाएं जो अपने प्रभाव से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जिन्होंने साम्राज्य को चलाया। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं उन महिलाओं के बारे में। नंबर पर आती है महारानी नूरजहां, जो जहांगीर की सबसे प्रभावशाली पत्नी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि राजनीतिक सूझबूझ उसके अंदर इतनी थी कि लोग यहाँ तक कहते थे कि जहांगीर का जो शासन चल रहा है उसके पीछे नूरजहां का ही हाथ है। नूरजहां अपनी बुद्धि से लोगों का दिल जीत लेती थी। नूरजहां कला की संरक्षक तो थी ही, साथ में उसने मकबरों में संगमरमर के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया। नूरजहां लोगों की काफी मदद करती थी, लोगों में दान दक्षिणा बहुत ज्यादा बांटा करती थी। वे जितनी पढ़ी लिखी थी उतनी दीनदार भी थी। नूरजहां के बारे में बहुत सारी गलतफहमी भी समाज ने अफवाहों में उड़ाई, लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद आज भी हम कह सकते हैं कि नूरजहां मुगल साम्राज्य की शान थी। नंबर पर आती है मरियम उज जमानी, जिन्हें गलत नाम जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। मुगल साम्राज्य में सम्राट अकबर की मुख्य पत्नी और प्रमुख हिंदू पत्नी के रूप में एक प्रमुख व्यक्ति थी। राजपूत राजकुमारी के रूप में जन्मी, राजनीतिक गठबंधनों के कारण उनकी शादी हुई अकबर से, और फिर मुगल साम्राज्य की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली हिंदू महारानी बनी। अकबर से उनकी शादी ने साम्राज्य की धार्मिक सामाजिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जो बहुजातीय और बहुधार्मिक साम्राज्य के भीतर अधिक समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपको पता है मरियम उज जमानी यानी कि जोधाबाई जहांगीर की माँ और शाहजहां की दादी थी। तीसरे नंबर पर आती है रोशन आरा बेगम। बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की तीसरी बेटी के रूप में जन्मी रोशन आरा बेगम अपनी असाधारण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपने भाई औरंगजेब का समर्थन करते हुए मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंहासन पर बैठने के बाद रोशन आरा साम्राज्य की प्रथम महिला या पादशाह बेगम और एक शक्तिशाली राजनीतिक हस्ती बन गई। वह रोशन आरा बाग के लिए भी जानी जाती है, जो वर्तमान में उत्तर दिल्ली में स्थित एक आनंद उद्यान है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है रुकैया बेगम। रुकैया बेगम पहली पत्नी और बादशाह अकबर की मुख्य पत्नियों में से एक थी। जन्म से ही वे मुगल राजकुमारी थी और अकबर की चचेरी बहन थी। वह अपने पिता हिंदल मिर्जा के माध्यम से सम्राट हुमायूं की भतीजी थी, जो उनके सबसे छोटे भाई थे। रुकैया की सगाई कम उम्र में ही अकबर से हो गई थी और 14 साल की उम्र में उनकी शादी अकबर से हो गई थी, लेकिन अपनी शादी के दौरान वह निसंतान रही। अपने बाद के जीवन में उन्होंने अपने पोते खुर्रम का पालन पोषण किया, जो बाद में बादशाह शाहजहां बने। रुकैया बेगम के वंश ने उन्हें मुगल दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया और उन्हें जान ए कला के नाम से जाना जाता था, जो साम्राज्य के भीतर उनकी उच्च स्थिति को दर्शाती थी। दोस्तों, 5वें नंबर पर आती है ज़ैब उन निसा। मुगल दरबार में साहित्यिक प्रकाश स्तंभ के रूप में जानी जाने वाली ज़ैब उन निसा ने केवल राजकुमारी थी, बल्कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवित्री भी थी। उनकी रचनाएं जिन्होंने अक्सर बहुत नाम कमाया, उसमें से एक थी मख्फी के तहत लिखा जाता था, जिसका अर्थ है छिपी हुई। उनकी भावनात्मक गहराई और बौद्धिक समृद्धि के लिए भी काफी प्रसिद्धि थी। वह कला की संरक्षक थी, कवियों और विद्वानों को प्रोत्साहित करती थी, जिससे एक जीवित सांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा मिलता था। एक शाही महिला होने के बावजूद भी उन्हें व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक बार उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल यानी कि कारावास। कारावास में रहते हुए उन्होंने अपने आप को कविता पढ़ने में बिजी किया और वे कविता भी लिखने लगी और इस तरह से उसने अपने हुनर को उजागर किया। दोस्तों, 6ठे नंबर पर आती है बिल्किस मकानी, जिन्हें उनकी पवित्रता और कुलीनता के लिए मरने के बाद भी याद किया गया था। सम्राट जहांगीर की सम्मानित पत्नी और 5वें मुगल सम्राट शाहजहां की मां थी।
मानवती बाई के रूप में जन्मी वह मारवाड़ की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिन्हें मुगल दरबार पर उनके गहन प्रभाव के लिए जाना जाता था। जहांगीर से उनका विवाह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन था, जिसने मुगलों और राजपूतों के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत किया था। वह शालीन और गरिमाई महिला थी और उनकी मृत्यु ने मुगल दरबार में राजपूत प्रभाव के पतन को बहुत ही ज्यादा गहरा झटका दिया था। जहांगीर ने उन्हें बिल्किस मकानी की उपाधि देकर उनकी स्मृति का सम्मान किया था। दोस्तों, सातवीं बहुत ही महत्वपूर्ण महिला जिसका नाम हमीदा बानो बेगम था, बादशाह अकबर की मां के रूप में जानी जाती थी। हमीदा बानो बेगम का प्रभाव व्यक्तिगत रूप से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वह एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती तो थी, साथ में अपने बेटे को सलाह देती थी, साम्राज्य की जटिलताओं को समझाने में उनकी मदद करती थी। उनकी बुद्धिमत्ता और कूटनीतिक कौशल ने अकबर को काफी फायदा पहुंचाया। अकबर को जब भी शासनकाल के दौरान कुछ मुसीबत या कुछ ऐसी बातें आती थी जो साम्राज्य को चलाने में बाधा बनती थी, तो हमीदा बानो बेगम उस वक्त अकबर का साथ देती थी और उन मामलों को निपटावाती थी। इसके अलावा एक व्यवसायी और एक वार्ताकार के रूप में उनकी भूमिका को अक्सर कम करके आंका जाता है, लेकिन मुगल साम्राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए उनकी भूमिका को नकारना गलतफहमी होगी, बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आर्थिक मामलों में वे बहुत ही ज़्यादा मजबूत महिला थी और मुगल साम्राज्य को सर्वगुण संपन्न बनाने में उनका जितना हाथ था शायद किसी महिला का हो। दोस्तों, बारी आती है मुगलों की 8वीं सबसे शक्तिशाली महिला जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ये वही गुलबदन बेगम है जिन्होंने हुमायूं नामा की किताब लिखी। हुमायूं नामा उन्होंने अपने हाथों से लिखी, जिसमें उसने हुमायूं के दौरान होने वाले राजनीतिक उथल पुथल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में काफी विस्तार से लिखा। गुलबदन बेगम एक पढ़ी लिखी महिला होने के साथ साथ एक ऐसी महिला थी जिसको आर्थिक ज्ञान भी काफी ज्यादा था। इतिहासकार लिखते हैं कि गुलबदन बेगम काफी खूबसूरत थी और बात करने का तरीका ऐसा था कि मानो उनसे जो एक बार बात कर ले वो उनका आशिक हो जाए। गुलबदन बेगम न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिमाग की बहुत तेज थी। गुलबदन बेगम को लिखने के साथ साथ पढ़ने का और नई नई जगहों पर घूमने का काफी शौक था। उन्होंने बहुत सारी जगहों पर यात्राएं की और उनके बारे में उसने लिखा भी। मुगलों की शक्तिशाली महिलाओं में से 9वें नंबर पर है महम अंगा। मुगल इतिहास में एक दुर्जय व्यक्तित्व महम अंगा अकबर की पालक मां और उनके शुरुआती शासनकाल के दौरान एक राजनीतिक सलाहकार थी। उन्होंने वास्तविक रेजेंट के रूप में काफी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे दरबार की राजनीति और प्रशासन पर काफी प्रभाव पड़ा। उनकी महत्वाकांक्षा और राजनीतिक समझदारी ने उनके बेटे अदम खान को प्रमुखता से उभारा। हालांकि उनके पतन ने उनके खुद के पतन को भी प्रेरित किया। उनकी विरासत में मस्जिद खैरुल मनाजिल का निर्माण शामिल है, जो कि मुगल वास्तुकला में काफी महत्वपूर्ण योगदान देती है। दोस्तों, ये जो मस्जिद है खैरुल मंजिल, इसका मैंने अलग से पूरा व्लॉग बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा था मुगल साम्राज्य की 9 ऐसी महिलाएं जो काफी हद तक राजनीतिक मामलों में अपना हाथ आजमाती थी और इस कदर आजमाती थी कि उनके लिए हुए फैसले अक्सर माने जाते थे। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको इतिहास की उन 9 महिलाओं के बारे में जानने में बड़ा मजा आया होगा। अगर आप पहले से जानते थे तो लाइक करें, अगर नहीं जानते थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।